हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली आईएएस हिंदी। सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं जुडिशरी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर की, दैट इज जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा। क्लास को स्टार्ट करने के पहले आप सभी को बता दें कि आप सभी के लिए यूपीएससी और सभी बैचेस पर विश्वास दिवस का जो स्पेशल डिस्काउंट ऑफर था उसको एक्सटेंड कर दिया गया है टिल 15 मार्च तक। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है संकल्प, प्रहार या प्रारंभ बैच लेने के लिए, तो वो स्टूडेंट एप्लीकेशन पर जाकर इनको अवेल कर सकते हैं, डिस्काउंट्स को अवेल कर सकते हैं। चलिए, आज की क्लास में बात करेंगे जुडिशियल रिव्यू, और ये आपके लिए टेलीग्राम चैनल का बारकोड है, आप स्कैन करके ज्वाइन कर लीजिए, या फिर मंजू पीडब्ल्यू यूपीएससी वाला आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, आज के सेशन में हम बात करेंगे जुडिशियल रिव्यू की। अब तक हमने काफी सारी चर्चाएं की, जुडिशरी के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा, न्यायपालिका क्या करती है, न्यायपालिका के क्या क्या काम है, क्या इंपॉर्टेंट पावर है, बहुत सारी चीजों की हमने चर्चा की। तो आज के सेशन में जुडिशरी की एक बहुत इंपॉर्टेंट शक्ति है, न्यायपालिका की पावर है ये, और इसे हम कहते हैं न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा आखिर है क्या, ओरिजिन इसका कहां से होता है, इसका विकास कैसे होता है, इस पावर के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट आखिर कर क्या सकती है, इसका मतलब क्या है, अर्थ क्या है, महत्व क्या है, कुछ केसेस के बारे में भी बात करेंगे। इसके पहले मैं आप सभी को जुडिशरी पे भी हम चर्चा कर चुके 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की, 99वां संविधान संशोधन, दैट इज एनजेएसी, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। आखिर उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों बता दिया, क्या पावर था कि पार्लियामेंट के लॉ जो है उसको स्ट्राइक डाउन किया सुप्रीम कोर्ट ने, क्या पावर है ये, इसका महत्व क्या है, क्यों जरूरी है। हम एक वर्ड सुनते हैं और जो कि लागू भी है इंडिया में, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी। हमारे यहां सुपरमेसी किसकी है, कॉन्स्टिट्यूशन की, कॉन्स्टिट्यूशन सुपरमेसी। पार्लियामेंट की सुपरमेसी है, नो। जुडिशरी की सुपरमेसी है, नो। उस कानून की सुपरमेसी है, कानून कहना भी शब्द गलत है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है बच्चों उसकी सुपरमेसी है। जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है, जो हमने 26 जन 1950 को लागू किया, इस कॉन्स्टिट्यूशन की सुपरमेसी है कि जो भी चलेगा, जिस तरह से भी चलेगा, सरकार के सभी अंग, गवर्नमेंट के ऑर्गन जिस तरीके से काम करेंगे, जो तरीका वह अपनाएंगे, वो तरीका कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। इसलिए यूपीएससी क्वेश्चन भी पूछती है कि पार्लियामेंट से ज्यादा संविधान का बेसिकली प्राथमिकता है, और ये किस सेंटेंस से प्रूव होता है। तो ये इसका मेन सेंटेंस क्या है कि संविधान ही यह बताता है कि संसद किस तरीके से बनेगी, है ना। न्यायिक समीक्षा का अर्थ, महत्व की बात करेंगे। न्यायिक समीक्षा के संवैधानिक प्रावधान मतलब संविधान में कहां-कहां लिखा हुआ है। जैसे कि मैं आपको दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल बताती हूं, एक तो है आर्टिकल 32 और एक है आर्टिकल आपका 13। इसके अलावा भी 5-7 आर्टिकल्स हैं जो कि न्यायिक समीक्षा के संबंध में कुछ कुछ प्रावधानों की चर्चा करेंगे, उस पर हम बात करेंगे। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे कि आखिर इसका विषय क्षेत्र क्या है, और जब विषय क्षेत्र की बात करेंगे तब हम यूएस से कंपेयर करेंगे इंडिया को, चूंकि हमने न्यायिक समीक्षा का जो सिद्धांत है वह यूएस से लिया हुआ है। अब यूएस में ये परंपरा, ये चीजें कब से शुरू हुई, ये प्रिंसिपल कब से शुरू हुआ, उस सबकी भी चर्चा करेंगे, है ना। और एक बात और हम देखेंगे, चूंकि नवी अनुसूची, संविधान में एक अनुसूची है 9वीं अनुसूची, जिसमें भूमि सुधार को लेके कुछ प्रावधान शामिल किए गए हैं, क्या उसकी समीक्षा, उसका रिव्यू हो सकता है, नहीं हो सकता है, उन सब बातों को लेकर चर्चा। और चूंकि अनुसूची को लेकर कुछ प्रावधान किए गए थे, तो न्यायिक समीक्षा में हमें इसको पढ़ लेना है, ठीक है, क्लियर। चलिए, ये सारी बातें हम इस क्लास में पढ़ेंगे। मैं एक क्वेश्चन आपको दिखाती हूँ, यूपीएससी प्रीवियस ईयर 2017 का क्वेश्चन है। कुछ नहीं पूछा, सिर्फ ये पूछा कि न्यायिक समीक्षा मीन्स व्हाट। न्यायिक समीक्षा का तात्पर्य ब्लैंक है, ठीक है, क्या है इसको हम अभी जांचेंगे आगे। देखो, सबसे पहली बात तो कि जो हमने जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट लिया है, ये हमने यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, है ना, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका से लिया।
सो बेसिकली जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या है? रिव्यू का मतलब बेसिकली होता क्या है? अगर हम रिव्यू की बात करें, रिव्यू का मतलब टू बी क्लियर अबाउट समथिंग. रिव्यू मीन्स बी क्लियर अबाउट समथिंग. बी क्लियर अबाउट समथिंग मतलब किसी के बारे में, किसी प्रावधान के बारे में उसकी क्या क्लैरिटी है, क्या उसकी स्पष्टता है, इस बात की और ज्यादा जांच करना. जुडिशियल न्यायिक आप समझ ही सकते हैं, जो कि न्यायपालिका से संबंधित है. ठीक है, जो कि न्यायपालिका से संबंधित है. सो ये न्यायिक समीक्षा, ये दो वर्ड्स है. सो रिव्यू का मतलब क्या है? फिर से आप देख रहे हैं उसको जांच रहे हैं. रिव्यू करो, एक बार फिर करेक्ट करो, रिव्यू करो. ये सारे वर्ड्स क्यों आते हैं? कि जो भी लॉ है या जो कुछ भी है, किसी भी चीज का रिव्यू करने का मतलब क्या है? कि फाइनल मान लीजिए कि अगर ये लक्ष्मीकांत जो बुक प्रिंट हुई है, इसके प्रिंटिंग के पहले इसके कई रिव्यू हुए होंगे कि कहीं कुछ गलती तो नहीं है, इसको फाइनली जांच लो, चेक कर लो कहां से सोर्सेज लिए हैं, कुछ गलत तो नहीं है. तो रिव्यू क्या है? कि किसी भी चीज के बारे में हम क्या कर रहे हैं, और भी ज्यादा श्योर हो रहे हैं, हम उसके बारे में और भी क्लैरिटी रख रहे हैं. ये रिव्यू का मतलब है. एबिलिटी ऑफ अ कोर्ट इन द यूएस टू एग्जामिन लॉ टू डिटरमाइन इफ इट कॉन्ट्राडिक्ट कोर्ट लॉ. देखो, सो मेन हम अगर देखेंगे कि जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक समीक्षा जो है, सबसे पहली बात तो कि एक लिया कहां से हमने, तो न्यायिक समीक्षा का जो सिद्धांत है ना, हमने ये यूएस से लिया. किससे लिया हमने? यूएस से लिया, अमेरिका से लिया. ठीक है. सो इसका मेन मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि आप किसी भी, जो भी नियम बना है, जो भी रूल है, मान लीजिए न्यायिक समीक्षा का मतलब हम देखेंगे कि जैसे कि देखो, विधान बनाने का काम कौन करेगी? विधायिका. तो विधायिका या संसद के द्वारा कोई विधि बना दी गई. ठीक है, संसद के द्वारा कोई विधि, या फिर अब कार्यपालिका का भी तो कुछ काम होता है. तो कार्यपालिका क्या कर रही है? कार्यपालिका ने कोई आदेश दे दिया कि जाओ इस काम को इस तरीके से निपटा लो. ठीक है. तो विधायिका और कार्यपालिका की जो विधि है या आदेश है, बेसिकली इन दोनों के बारे में है ना, विधायिका और कार्यपालिका, इनको बेसिकली जांचना, इनका रिव्यू करना, समीक्षा करना. और समीक्षा क्यों करनी है? ताकि हम ये जांच सके कि क्या ये संविधान के उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं. संविधान का उल्लंघन मतलब कोई भी विधि ऐसी तो नहीं बन गई कि संविधान के अगेंस्ट चली जाए. तो इसको ये जांचना कि क्या संविधान का उल्लंघन है या फिर नहीं है. लेकिन अगर अब तो ये रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई, मतलब हमने जांचा और ये देखा कि ये तो विधि संविधान का उल्लंघन कर रही है. ठीक है, ये जो मेथड है, ये जो लॉ है, या फिर जो कार्यपालिका ने आदेश दिया है, वो तो संविधान का उल्लंघन कर रही है. अब ऐसे में क्या करना? अगर उल्लंघन किया गया है तब कोर्ट हैव द पावर, ऐसे में कोर्ट हैव द पावर टू स्ट्राइक डाउन लॉ, टू स्ट्राइक डाउन लॉ. ठीक है. तो बेसिकली अगर ये देखा कि ये वॉयलेट या उल्लंघन कर रही है ना, कॉन्स्टिट्यूशन का, तब ऐसे में संविधान के उल्लंघन के आधार पर क्या किया? इस विधि को अमान्य, शून्य, अवैध, अमान्य, शून्य या अवैध घोषित कर दिया. अमान्य, शून्य या अवैध घोषित किया. तो देखो, एक तरह से विधायिका और कार्यपालिका को जांचने, एग्जामिन करने का ही तो काम कर रही है. न्यायपालिका कर रही है एग्जामिन करने का काम या नहीं कर रही है? और एग्जामिन किस बात का करना है हमें जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत? हमें जुडिशियल रिव्यू में बेसिकली बच्चों जांचना है हमें इस बात को कि जो संवैधानिकता है और जो वैधता है, क्या ये इस विधि की है या नहीं है जो कि पार्लियामेंट ने बनाया हुआ है. तो यहां पर संवैधानिकता, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी और जो वैधता है, वैलिडिटी है,
है ना। कॉन्स्टिट्यूशनलिटी एंड वैलिडिटी बेसिकली किसी पर्टिकुलर एक्ट की उसको एग्जामिन करने का ही तरीका क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका जुडिशियल रिव्यू, है ना, जुडिशियल रिव्यू। और ये पावर किसके पास होती है, कोर्ट के पास बेसिकली पावर होती है कि वह किसी भी विधि को जांच ले कि क्या ये विधि संविधान का उल्लंघन कर रही है या फिर नहीं कर रही है। ठीक है। अच्छा, मैं अमेरिका का एग्जाम्पल बताती हूँ। आपको पता है कि अमेरिका से बेसिकली ये जो बात है ना, या फिर ये जो कॉन्सेप्ट है जुडिशियल रिव्यू का, ये शुरू हुआ था मार्बरी बनाम मेडिसन। मार्बरी बनाम मेडिसन में एक मामला था, मार्बरी बनाम मेडिसन। तो इस केस में बेसिकली यूएस में इस केस से ही जुडिशियल रिव्यू की उत्पत्ति मानी जाती है। और इसमें यही माना गया था बेसिकली, इस केस में यूएस की जो यूएस का जो कोर्ट है बेसिकली, उस कोर्ट ने ये माना था कि कॉन्स्टिट्यूशनलिटी की जो जांच है किसी भी लॉ की, कोई भी जो विधि क्या है जो कि पार्लियामेंट ने बना दी, तो उस विधि की जांच करना यूएस का जो कोर्ट है उसके पास यह पावर है कि वह उसको जांच सके, वह उसका रिव्यू कर सके। और उसी को इस केस में कहा गया था, है ना, इस केस से उत्पत्ति होती है। साथ ही एक बात और याद रखो कि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो न्यायिक समीक्षा है ना, ये मूल संरचना का भाग है, मूल संरचना का भाग है। न्यायिक संरचना मूल संरचना का भाग है। और अब अगर मूल संरचना का भाग है तो क्या इसमें कटौती की जा सकती है? कटौती नहीं की जा सकती। आप न्यायिक समीक्षा को खत्म नहीं कर सकते, कटौती नहीं की जा सकती। इवन आप संविधान संशोधन के माध्यम से कटौती भी नहीं कर सकते, संविधान संशोधन द्वारा भी नहीं, संविधान संशोधन द्वारा भी नहीं, है ना। आप कटौती नहीं कर सकते, आप संविधान संशोधन के द्वारा भी कटौती नहीं कर सकते, क्योंकि ये पार्ट, ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, हमारी मूल संरचना का पार्ट है। केशवानंद मामले में क्या कहा गया था? केशवानंद मामले में यह कहा गया था कि अगर कोई भी बात जो है वह संरचना, ये हो गया आपका, एक स्क्रीनशॉट लो, इन सारी इंफॉर्मेशन को लिखो बच्चों, लिखते चलिए, ठीक है। देखो, सो केशवानंद मामले में क्या कहा गया था? केशवानंद मामला, इसमें क्या किया गया था कि संविधान मतलब संसद की जो शक्ति है, संविधान संशोधन करने की शक्ति पे सीमाएं लगा दी थी। और ये सीमाएं ऐसे लगा दी थी कि मान लो ये जो कुछ भी इसके अंदर है वह बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट होगा, बेसिक स्ट्रक्चर, मूल संरचना, मूल संरचना का हिस्सा होगा, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे अंदर फंडामेंटल राइट्स की बात कर लें, हम डीपीएसपी की बात कर लें, हम राष्ट्रपति के चुनाव पद्धति की बात कर लें, राष्ट्रपति का निर्वाचन, है ना, या फिर हमारा जो गणराज्य रिपब्लिक का स्टेटस है, और इसमें ही शामिल है आपका न्यायिक समीक्षा। तो न्यायिक समीक्षा ऑल्सो द पार्ट ऑफ अ बेसिक स्ट्रक्चर, जो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है। तो केशवानंद मामले में ये कहा कि संसद जो है वह सीमित है, संसद की सीमाएं है। सीमित कैसे है कि वो इसको क्रॉस नहीं कर पाएगी, मतलब संशोधन के द्वारा, मतलब संशोधन द्वारा, है ना, मूल संरचना को नहीं बदल सकती। संशोधन द्वारा अब मूल संरचना को नहीं बदल सकती। क्या मूल संरचना परिभाषित है? लास्ट ही मैंने आपको बताया था, क्या मूल संरचना को परिभाषित किया? नहीं परिभाषित किया गया, है ना। तो मूल संरचना को संविधान संशोधन के द्वारा मूल संरचना को नहीं बदला जा सकता, नहीं बदला जा सकता। इसका मतलब क्या है? केशवानंद भारती मामले ने क्या किया? तो संसद की संविधान संशोधन की शक्ति को सीमित किया था। केशवानंद मामला क्या था? जिसमें संसद की संविधान संशोधन की शक्ति को सीमित किया, यही तो था, है ना, को सीमित किया। साथ ही क्लियर है इतना? ये बात आगे हमें पढ़नी ही है, यही पढ़ लो क्योंकि चीजें जुड़ गई। आपको पता है कि जुडिशियल रिव्यू की जो हम बात करेंगे, जुडिशियल रिव्यू में बेसिकली क्या है कि ये जो कॉन्सेप्ट आया, जैसे कि मैं आपको यूएस का एक केस बताती हूँ।
ठीक है, अगर हम यूएस की बात करेंगे, यूएस में एक केस हुआ था जिसमें कि राष्ट्रपति थे उस वक्त रिचर्ड निक्सन। रिचर्ड निक्सन केस था एक, है ना। मैं एक केस आपको बता रही हूं यूएस का, और इस केस में क्या हुआ था कि बेसिकली जो रिचर्ड निक्सन है ना, इन पे कुछ दोष पाए गए थे, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे दोष थे, मतलब इन पे इस तरह के एलिगेंस जो है वह लगाए गए थे। साथ ही इन्होंने जिन अधिकारियों से बात की थी ना इन सारी चीजों को लेके, वो कुछ फोन टैपिंग टाइप में चीजें थी, उनकी रिकॉर्डिंग थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा रिचर्ड निक्सन के लिए कि वो फोन टैपिंग सुप्रीम कोर्ट को दे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास यह पावर है कि वह राष्ट्रपति के चुनाव में हस्तक्षेप कर सकता है। और इसके बाद इनको हटाने के बाद, रिचर्ड निक्सन को हटाने के बाद जो जॉर्ज डब्ल्यू बुश है उनको राष्ट्रपति बनाया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ये बताएगा कि संविधान को आखिर पढ़ना कैसे है, संविधान को कैसे पढ़ना है, ये सुप्रीम कोर्ट बताएगा, है ना। ये बात बेसिकली रिचर्ड निक्सन के केस में जो है वह कही गई थी। कहा गया था कि रिचर्ड निक्सन ने क्या किया कि $5 लाख का एक तरह से जो अवैध रूप से इस्तेमाल है बेसिकली वह अपने राष्ट्रपति पद को पाने के लिए किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं, यूएस के प्रेसिडेंट के निर्वाचन में हस्तक्षेप करने का पावर यूएस कोर्ट के पास है, और इसलिए इनको बेसिकली हटाते हुए जो जॉर्ज डब्ल्यू बुश है उनको लाया गया। ठीक है, क्लियर है इतना। सो व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू? जुडिशियल रिव्यू आया समझ में? जुडिशियल रिव्यू का तात्पर्य है, मुझे लगता है इस क्वेश्चन का आंसर आपको केवल यहीं से बन जाएगा, कानून और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता पर निर्णय देने की न्यायपालिका की शक्ति। आपको वैसे तो पहले में मिल गया, लेकिन फिर भी आगे और पढ़ लेते हैं। विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों की बुद्धिमत्ता पर सवाल उठाने की शक्ति। राष्ट्रपति को सहमति दिए जाने से पहले विधायी अधिनियम की समीक्षा एंड समान या विभिन्न मामलों में पहले दिन अपने निर्णय की समीक्षा करने की न्यायपालिका की शक्ति। सो क्या है ऑप्शन नंबर ए कि कानून और कार्यकारी आदेशों की जो संवैधानिकता है, जो इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है और जो वैलिडिटी है, बेसिकली इस पर निर्णय देने की शक्ति है। तो न्यायिक समीक्षा क्या है, ये बताएगा कि संविधान को कैसे पढ़ना है। संविधान की हम व्याख्या की बात करेंगे। संविधान की व्याख्या का मतलब क्या हुआ, कैसे पढ़ेंगे संविधान को, उसके अर्थों की व्याख्या क्या, वही तो इंटरप्रेटर है। तो लास्ट इंटरप्रेटर कौन है, अंतिम व्याख्या करता सुप्रीम कोर्ट ही है हमारे संविधान का। तो संविधान को कैसे पढ़ा जाए? अच्छा एक बात बताओ, संविधान को कैसे पढ़ा जाए, ये बात सुप्रीम कोर्ट बताएगा, है ना। ये बात कौन बताएगा, सुप्रीम कोर्ट बताएगा। चलिए अब मैं कुछ और पॉइंट्स आपको बताती हूं। तो बेसिकली फिर से लिखो कुछ मेन पॉइंट्स। विधायिका व कार्यपालिका, विधायिका व कार्यपालिका। अगर केवल विधायिका आ जाएगा तब भी गलत हो जाएगा, केवल कार्यपालिका होगा तब भी गलत हो जाएगा। तो विधायिका व कार्यपालिका, है ना, विधायिका व कार्यपालिका, इन दोनों के द्वारा जो आदेश या विधि दिए गए हैं, आदेश या विधि, इनकी संवैधानिकता की जांच करना, संवैधानिकता को जांचना, संवैधानिकता को जांचना, है ना, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी एंड जो वैलिडिटी है उसको एग्जामिन करना। और अगर ये संविधान का उल्लंघन करते हैं, अगर संविधान का उल्लंघन है, अगर संविधान का उल्लंघन है, ठीक है, अगर संविधान का उल्लंघन है तब क्या करना, तब ऐसी विधियों को, ऐसे लॉ या विधियों को शून्य, अमान्य, अवैध, अप्रभावी घोषित कर देना। ठीक है, अब देखो इसके लिए एक आधार देता है, मैं एक आर्टिकल आपको बताती हूं, और ये आपका आर्टिकल है आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 क्या कहता है, अनुच्छेद 13,
आर्टिकल 13 कहता है कि अगर कोई भी विधि है ना, इसमें बेसिकली स्पेशली फंडामेंटल राइट की बात की, इसमें यह कहा गया है कि कोई भी विधि अगर मूल अधिकारों का उल्लंघन करने के आधार पर अवैध होगी, मूल अधिकारों का उल्लंघन करने के आधार पर अवैध या शून्य घोषित होगी, अवैध या शून्य होगी। ठीक है, तो यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा कि मान लो, ये मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ बट ये इसमें हमें पढ़ना है तो एक बार फिर समझ लो, है ना, कि मान लीजिए ये आपके फंडामेंटल राइट्स हैं और ये है आपका जो एक लॉ बना है। अब यहाँ पर देखो कि ये जो लॉ है वो कितना शून्य घोषित होगा, जितनी मात्रा में वो फंडामेंटल राइट का हनन करेगा। तो इतना हिस्सा क्या होगा, अवैध या शून्य, ये अप्रभावी रहेगा, पूरी लॉ नहीं। अब जैसे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि क्या इतना फंडामेंटल राइट अप्रभावी हो जाएगा, मतलब ये लागू नहीं रहेगा, या फिर इतना पूरा जो लॉ है वो अप्रभावी अवैध घोषित हो जाएगा, या केवल किसी विधि या कानून का वो भाग जो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर रहा है, केवल वो। तो डेफिनेटली वही, जितना भाग फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करेगा केवल इतना ही भाग जो है वह अवैध घोषित किया जाएगा। ठीक है, अब देखो इसी आधार पर मैं एक एग्जाम्पल आपको बताती हूँ, है ना, लिख लो एक इस एग्जाम्पल को, कि जैसे कि पहले भी हमारी बात हो चुकी जो कि आपका 1919 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, 99वां संविधान संशोधन, 99वां संविधान संशोधन। लास्ट क्लास में हम इसको डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि ये क्या था, है ना। तो 99वां संविधान संशोधन बेसिकली एक आयोग की बात कर रहा था जिसे कि एनजेएसी कहा गया था, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन, और ये कॉलेजियम व्यवस्था के आधार पर एक स्वतंत्र आयोग की बात करता है कि ये जो स्वतंत्र आयोग है वो वो न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा, ये बात इसमें कही गई थी। तो बेसिकली देखो जो एनजेएसी है बेसिकली ये अब इसने इसको असंवैधानिक घोषित किया क्यों, क्योंकि ये न्यायिक स्वतंत्रता को बाधित कर रहा था। तो न्यायिक स्वतंत्रता चूंकि मूल संरचना का हिस्सा है, न्यायिक स्वतंत्रता चूंकि मूल संरचना का हिस्सा है, मूल संरचना का भाग है, और इसलिए एनजेईसी को असंवैधानिक घोषित कर दिया क्योंकि ये इसका हनन कर रहा था, असंवैधानिक। ऐसा क्यों किया, क्योंकि न्यायिक स्वतंत्रता, तो न्यायिक स्वतंत्रता के लिए बहुत जरूरी है ना कि जो न्यायाधीश हैं वह अपने यहाँ नियुक्ति और बाकी चीजों को देख सके, उसमें कार्यपालिका का विधायिका का हस्तक्षेप जो है वह ना हो, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि एनजेएसी जो आयोग बन रहा था तो इसमें कार्यपालिका, इसमें विधायिका का बेसिकली जो हस्तक्षेप है वह अनावश्यक हस्तक्षेप आ रहा था, और चूंकि मूल संरचना का भाग है जुडिशरी की इंडिपेंडेंस, न्यायिक स्वतंत्रता, इस वजह से इसको 2014 में ये बना, 2015 में असंवैधानिक घोषित कर दिया, 2014 में ये बना था, और 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने ये आधार बताया कि न्यायिक स्वतंत्रता का उल्लंघन कर रहा है, और इस आधार पर ये क्या हो गया, आपका शून्य हो गया, अवैध हो गया, असंवैधानिक हो गया। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है इतना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। चलो आओ एक क्वेश्चन दिखाती हूं। अमेरिकी संविधान में कानून की समुचित प्रक्रिया को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के ऊपर रखा गया है। भारत में न्यायिक समीक्षा का क्षेत्र अमेरिका की तुलना में सीमित है। एक तरफ हम बात करते हैं यूएस की और एक तरफ हम बात करते हैं इंडिया की। अब देखो अमेरिका में जिसे फॉलो किया गया है यह है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, विधि की सम्यक प्रक्रिया। ड्यू इंग्लिश में भी लिखो, ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मतलब विधि की सम्यक प्रक्रिया, ये शब्द अपनाया गया है, विधि की सम्यक प्रक्रिया। सम्यक मतलब उचित, है ना, सम्यक प्रक्रिया। और दूसरा जब हम इंडिया की बात करेंगे तो हमने आर्टिकल 21 में जिस वर्ड को अपनाया यह है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, प्रोसीजर
एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। आप सोचिए कि मैम इन दोनों में अंतर क्या है? बिल्कुल अंतर है। जब शब्द बदल जाते हैं ना बच्चों, तो इसमें काफी कुछ जो है, जो अंतर्निहित होता है वो भी बदल जाता है। तो यूएस में किस शब्द का यूज किया गया? विधि की सम्यक प्रक्रिया, विधि की सम्यक प्रक्रिया। और भारत में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, भारत में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, अब देखो इन दोनों में अंतर क्या है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। अब जानते हो कि अगर हम ये कहें कि इन दोनों अवधारणाओं में से कौन सी अवधारणा जो है वे ज्यादा विस्तृत है या ज्यादा बड़ी है, तो ज्यादा विस्तृत जो अवधारणा है ना, या ज्यादा विस्तृत जो न्यायिक समीक्षा का जो क्षेत्र है बेसिकली, वो किसका है? अमेरिका का है। ठीक है, अब देखो विधि की सम्यक प्रक्रिया, देखो इस बात को एग्जामिन करेगी कि क्या जो प्रक्रिया अपनाई गई है वह उचित है या नहीं। तो ये उचित और अनुचित होने की बात करती है। उचित व अनुचित मतलब ये भी एक आधार रहता है, उचित व अनुचित ये भी एक आधार है जिसके आधार पर किसी विधि को शून्य घोषित किया जा सकता है। हमारे यहाँ केवल ये देखा जा रहा है कि विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, मतलब हम क्या कर रहे हैं? हम केवल प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं। जो प्रोसेस है, हम केवल ये कह रहे हैं कि प्रोसेस बस देखो, केवल प्रोसेस देखो, ये मत देखो कि प्रोसेस सही है या नहीं। तो प्रोसेस सही है या नहीं, इस बात की बात कौन करता है? इस बात की बात अमेरिका करेगा। तो हम ये कहेंगे कि यूएस का जो न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत है वो हमसे एक कदम आगे है। यूएस का जो न्यायिक समीक्षा भारत से एक कदम आगे है, एक कदम आगे है ना, मतलब एक विस्तृत धारणा है, एक कदम आगे है, ये एडवांस है। और हम क्या कर रहे हैं? हम केवल विधि का पालन कर रहे हैं। याद करो आर्टिकल 21 क्या कहता है? आर्टिकल 21 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को, है ना, जो आर्टिकल 21 है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, उसका तब तक नहीं आप उसकी राइट टू लाइफ जो है उस पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध लगा सकते हैं। मतलब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा आप इस पे प्रतिबंध नहीं लगा सकते। तो यहाँ पे देखो, अगर विधि की बात की गई है, अगर ये, हाँ, अगर ऐसी कोई विधि है, जैसे कि मान लो किसी व्यक्ति ने मर्डर कर दिया, तो विधि बनाई गई है कि इस विधि के अंतर्गत इसको फांसी होगी या इस विधि के अंतर्गत इसको आजीवन कारावास होगा। तो आपको उस विधि को फॉलो करना है, ना कि ये देखना है कि जो प्रोसीजर अपनाया गया है वो सही है या फिर नहीं। जैसे कि अगर देखो पुलिस ने गिरफ्तार किया, तो आप प्रोसीजर थोड़ी देख रहे हो, आप केवल गिरफ्तारी को देख रहे हो कि भाई ये एक्ट के अंतर्गत या इस धारा के अंतर्गत हमने इसको गिरफ्तार किया। तो यहां पर क्या है कि जब हम प्रक्रिया की बात करेंगे, जब हम प्रोसेस की बात करेंगे, तो प्रोसेस सही है या नहीं, एक शब्द याद रखो कि यूएस की न्यायिक सक्रियता जो है वह जस्ट और अनजस्ट में अंतर करती है कि क्या ये चीज सही है या क्या ये न्याय है, क्या अन्याय है, इन दोनों में अंतर करेगी। भारत में ऐसा नहीं है। अगर गलत भी होगी प्रक्रिया तो आपको केवल क्या करें, हमें तो प्रक्रिया को फॉलो करना है ना, वो वाली बात होती है। ठीक है, और जबकि यूएस में क्या है कि प्रक्रिया सही है या नहीं, इस बात पर भी जोर दिया जाता है, केवल लॉ की बात यहां पर नहीं की जाती है। तो अमेरिका की हम देखेंगे कि जो अवधारणा है बेसिकली वह विस्तृत अवधारणा है, और इसमें इस बात की पूरी कोशिश की जाती है कि जो लॉ है वह अनबायस्ड रहे, है ना। चलो, तो अमेरिकी संविधान में अब आपको समझ में आएगा, ये अमेरिकी संविधान में कानून की समुचित प्रक्रिया को कानून द्वारा स्थापित पद्धति के ऊपर तरजीह दी गई, यस। एंड भारत में न्यायिक समीक्षा का क्षेत्र अमेरिका की तुलना में सीमित है, मतलब अमेरिका में क्या है, क्षेत्र जो न्यायिक समीक्षा का है वह ज्यादा विस्तृत है। सो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ? एक क्वेश्चन और देखो, भारत में शक्तियों के बजाय कार्यों का पृथक्करण किया गया है। शक्तियों के पृथक्करण की अवधारणा का कड़ाई से पालन नहीं किया गया। हालांकि जांच व संतुलन की व्यवस्था इस तरह से की गई कि न्यायपालिका के पास विधायिका के द्वारा पारित किसी भी असंवैधानिक कानून को रद्द करने की शक्ति है। यह किससे संबंधित है? यह किससे संबंधित है? न्यायिक समीक्षा, न्यायिक सक्रियता, मूल संरचना का सिद्धांत या फिर शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत? ये आखिर किससे संबंधित है, बताओ जरा। आ रहा है समझ में?
जिन बच्चों को आसानी से आंसर मिल गया वो तो फिर भी ठीक है, जिन्हें नहीं मिला मैं उनको बता दूं। देखो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि मैम न्यायिक समीक्षा पढ़ा रही है तो पक्का कहीं ना कहीं न्यायिक समीक्षा ही इसका आंसर होगा, है ना। आप सही सोच रहे हैं अगर आपने तुक्का भी लगाया है। तो न्यायिक समीक्षा, देखो शक्ति पृथक्करण क्या है। शक्ति पृथक्करण आपको पता है कि अगर हम देखेंगे शक्तियों की बजाय कार्यों का पृथक्करण किया गया है। शक्ति पृथक्करण किसने दिया था? मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। और इसमें यह कहा गया था कि अगर जो सरकार के 3 अंग हैं, इन तीनों के अपने अपने कार्य होंगे, है ना। सरकार के 3 अंग कौन कौन से हैं अगर हम देखेंगे तो यहां पर ये जो है वह बेसिकली न्यायपालिका है, ये जो है बेसिकली वह विधायिका है, और ये जो है बेसिकली वह कौन है? आपका कार्यपालिका है, एग्जीक्यूटिव है। ठीक है, ये एग्जीक्यूटिव हो गया, ये लेजिस्लेटिव हो गया, ये जुडिशरी हो गया। अब देखो तो यहां पे ये क्या, ये शक्ति पृथक्करण पूर्णता है, ये अमेरिका में लागू है। ये हम देखेंगे तो अमेरिकी संविधान की विशेषता है। पर भारत में क्या है जानते हो? भारत में जो यहां पे जांच व संतुलन की बात की गई है ना, ये जांच व संतुलन जानते हो क्या है? ये तीनों गोले बच्चों कुछ इस तरीके से खिंचे हुए हैं, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव। ठीक है, और यहाँ पे जांच व संतुलन का मतलब क्या है? चेक एंड बैलेंस। चेक एंड बैलेंस का मतलब है कि अगर एग्जीक्यूटिव या जो कार्यपालिका है, यहाँ पे देखो एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका जो है, आप देखेंगे कि ये कार्यपालिका का जुडिशरी की नियुक्ति में इंपॉर्टेंस रहता है ना। लेजिस्लेटिव का जुडिशरी को हटाने में एक इंपॉर्टेंस है, महत्व है, भूमिका है। वही जुडिशरी क्या कर रही है कि इन दोनों के कार्यों को असंवैधानिक घोषित कर रही है अगर संविधान के खिलाफ है। तो एक जांच व संतुलन जो है वह बना हुआ है, बल्कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, कड़ाई से पालन नहीं किया गया जैसा कि ये यूएस में किया गया है कि तीनों जो है वे एकदम अलग अलग है। हमारे यहाँ तो सहयोग, अगर हम बात करेंगे संघवाद की भी, तब भी हमारे यहाँ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करी जाती है, हमारे यहाँ सहयोग संघवाद की बात की जाती है, सहयोगी संघवाद, ये चर्चा हमारे यहाँ होती है। तो अगर असंवैधानिक कानूनों को रद्द करने की शक्ति है तो ये किससे संबंधित है? ये न्यायिक समीक्षा के संबंधित है। और न्यायिक समीक्षा में 2 बातों की जांच की जाती है, एक तो है इसकी संवैधानिकता, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, और दूसरी बात है वैधानिकता, संवैधानिक और वैधानिकता। ठीक है, क्लियर है इसका? अच्छा ये बताओ न्यायिक समीक्षा इंपॉर्टेंस क्यों है? न्यायिक समीक्षा की हम बात करेंगे, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे यहाँ संविधान, देखो कोई भी चीज, कोई भी विधि अगर संविधान का उल्लंघन करेगी तो वे शून्य हो जाएगी। इसका मतलब क्या कि संविधान हमारे यहाँ सुप्रीम है। तो न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत किसे प्राथमिकता दे रहा है? संविधान को प्राथमिकता दे रहा है ना, संविधान को प्राथमिकता दे रहा है। अब देखो न्यायिक समीक्षा की जब हम अर्थ की बात करेंगे तो न्यायिक समीक्षा को बेसिकली 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला तो है कि संवैधानिक संशोधनों की न्यायिक समीक्षा की जाए, जो संवैधानिक संशोधन है, और ये बात है न्यायमूर्ति सैयद शाह मोहम्मद कादरी के द्वारा। पहली बात इन्होंने कही कि संवैधानिक जो संशोधन किए जाते हैं उसकी न्यायिक समीक्षा की जाए, जैसे कि हमने 1919 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात की। इसके बाद इन्होंने कहा कि संसद और विधायिका के द्वारा जो पारित कानून है उनकी भी जांच की जाए, है ना, उनके जो भी कानून है उसकी समीक्षा की जाए। और तीसरी बात इन्होंने कही कि संघ और राज्य के जो प्राधिकारी हैं उन्होंने जो प्रशासनिक कार्रवाइयां की हैं उसकी जांच की जाए कि ये कार्रवाई जो की गई है क्या वह संविधान के, अब जैसे कि आप मान लो, अब आर्टिकल हमने कुछ पढ़े थे जिसमें कि हमने देखा था कि गिरफ्तारी और ये सारी चीजें, कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया तो संविधान में ही ये बात लिखी हुई है कि आपको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होगा, 24 आवर वह टाइम है। तो यहाँ पे क्या है, अब आप पुलिस कार्रवाई की समीक्षा कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, या फिर किसी ने आदेश दिया है किसी को गिरफ्तार करने के लिए तो आप संविधान की संवैधानिकता पे जांच कर लोगे उस आदेश की। तो चाहे संसद नियम बना दे या कोई अधिकारी आदेश दे दे, उसकी संवैधानिकता की जो जांच है बेसिकली वह की जा सकती है, और संवैधानिक संशोधनों की भी जो न्यायिक समीक्षा है वह की जा सकती है। ठीक है, क्लियर है इतना? तो सर्वोच्च न्यायालय ने अलग अलग मुकदमे में शक्ति का उपयोग भी किया, जैसे कि एक हमने गोलकनाथ मामला हम देखेंगे, बैंक राष्ट्रीयकरण मामला है, प्रीवीपर्स का उन्मूलन है, केशवानंद भारती मामला है, ठीक है, मिनर्वा मिल मामला है, ये सारी चीजें, और 2015 का वो एनजेएसी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताना। ठीक है, चलो अब हम इसके इंपॉर्टेंस की बात करेंगे थोड़ा। वैसे तो हम कुछ बातों की चर्चा कर चुके हैं, ठीक है, चलिए
अब इसका महत्व आखिर क्या है? कहा जाता है कि न्यायिक समीक्षा जो है बेसिकली वह दो कारणों से जरूरी है। दो कारण कौन कौन से हैं? ठीक है, तीन कारण देखते हैं, दोनों ही तीन कारण। पहला कारण इसमें यह कहा जाता है कि एक तो संविधान की सर्वोच्चता बनी रहती है। पहला क्या है कि संविधान जो है वह सुप्रीम बना रहता है, संविधान की सर्वोच्चता बनी रहती है। दूसरा कारण इन्होंने कहा कि संघीय संतुलन बना रहता है, मतलब केंद्र व राज्यों के बीच में जो संतुलन है वह बना रहता है, इसके लिए भी ये जरूरी है। और तीसरी बात इसमें यह कही जाती है कि नागरिकों के जो मूल अधिकार है उसकी रक्षा रहती है। जैसे कि आर्टिकल 13 क्या कहता है कि कोई भी विधि अगर कोई भी विधि फंडामेंटल राइट का वायलेशन करेगी तो जिस मात्रा में वह वायलेशन करेगी उस मात्रा में वह अप्रभावी, इनवैलिड या वॉइड, शून्य घोषित हो जाएगी। ठीक है, अनेक मामलों में देश में न्यायिक समीक्षा की शक्ति के महत्व पर बल दिया गया। कुछ अगर हम इसके बारे में पॉइंट्स देखें, देखो कुछ जो सेंटेंस है वो पढ़ने जरूरी है, वो शब्द पढ़ने जरूरी है, इसलिए ये पैराग्राफ सबमिट करेंगे। भारत में संविधान ही सर्वोच्च है। जैसे कि मान लो एक मेंस का क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, क्वेश्चन आ जाए कि संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखने के लिए न्यायिक समीक्षा जरूरी है, टिप्पणी कीजिए। 150 वर्ड्स में आ जाए, कैसे लिखोगे? कैसे लिखोगे? लिखना तो आपको न्यायिक समीक्षा ही, लिखोगे कैसे? तो संविधान से जोड़ते हुए लिखोगे कि चूंकि हमारे देश में संविधान जो है वह सर्वोच्च है, तो भारत में संविधान ही सर्वोच्च है और किसी वैचारिक कानून की वैधता के लिए उसका संवैधानिक प्रावधानों के अपेक्षाओं के अनुरूप होना अनिवार्य है। ध्यान रखना कि कोई भी अगर कानून बने तो उस लॉ के लिए क्या जरूरी है? यह जरूरी है कि वह संविधान के अनुरूप हो। अगर वह संविधान के अनुरूप नहीं है तो वो शून्य होगा। ठीक है, तो ये तय कौन करेगा कि वह असंवैधानिक है या फिर नहीं? तो ये तय करने का काम न्यायपालिका के पास है। तभी तो हम जुडिशियल रिव्यू कह रहे हैं, वरना हम एग्जीक्यूटिव रिव्यू या लेजिस्लेटिव रिव्यू नहीं कह देते। तो यहाँ पे न्यायपालिका ही इस बात को तय करेगी कि कोई अधिनियम जो है वह संवैधानिक है या फिर नहीं है। ठीक है, हमारे संविधान में किसी विधायन की न्यायिक समीक्षा के ऐसे एक्सप्रेस प्रावधान है कि संविधान के अनुरूप है यानी इस तथ्य का पता लगाया जा सके। और यही बात फंडामेंटल राइट के लिए भी सही है, जिसके लिए न्यायपालिका को संविधान ने जागरूक प्रहरी के रूप में रखा है। तो हम कहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो फंडामेंटल राइट का एक तरह से संरक्षक है। हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है या फिर अभिभावक कौन है? तो ये सुप्रीम कोर्ट है ना। तो एक जागरूक प्रहरी के रूप में कौन है? जागरूक प्रहरी की जो भूमिका है वह न्यायपालिका सौंपेगा कि वह जो है वह इस बात को देख ले कि जो लॉ बना है वो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ ना चला गया हो। ठीक है, जब तक मौलिक अधिकार अस्तित्व में है और ये संविधान का हिस्सा है, न्यायिक समीक्षा की शक्ति का उपयोग इस दृष्टि से भी आवश्यक है कि इन अधिकारों के द्वारा जो गारंटी दी गई है उनका उल्लंघन नहीं किया जा सके। तो एक तो न्यायिक समीक्षा, हमने देखा कि न्यायिक समीक्षा का महत्व जो है वह इसलिए है न्यायिक समीक्षा का महत्व है ना। तो एक तो हमने महत्व की बात क्या की कि संविधान की सर्वोच्चता के लिए बहुत जरूरी है। हमारे देश में चूंकि संविधान ही सुप्रीम है तो संविधान की सर्वोच्चता हेतु आवश्यक, संविधान की सर्वोच्चता हेतु आवश्यक है ना। चूंकि कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी का जो वर्ड है वो आपको याद रखना है। दूसरी बात हमने देखी कि अगर फंडामेंटल राइट्स है, अगर मौलिक अधिकारों को संरक्षित रखना है, ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी विधि जो हमारे फंडामेंटल राइट को कम कर दे उसको शून्य घोषित कर दो। तो ये जो आपका आर्टिकल 13 है ये बहुत जरूरी है ताकि आपका फंडामेंटल राइट्स जो है ये बने रहे। फंडामेंटल राइट की जो संरक्षक है वह जरूरी है। तो यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है वो बेसिकली अभिभावक है। अच्छा देखो, जैसे कि हमने लास्ट भी बात की थी कि अगर किसी भी तरीके से फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो आप रिट दायर कर सकते हैं। ये रिट 5 तरह की होती है। रिट क्या है? एक लीगल ऑर्डर है, कुछ करने या ना करने के लिए कहना। सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी कर देती है, जो हमने लास्ट देखा था, 5 तरह की रिट। और ये क्या है? ये आर्टिकल 32 है। ये संवैधानिक आधार भी देखते जा रहे हैं हम साथ साथ।
जब हम संवैधानिक आधार की बात करेंगे तो उसमें आर्टिकल 13 और आर्टिकल 32 की बात होगी। आर्टिकल 13 क्या कह रहा है कि जो भी कानून मूल अधिकारों की संगति में मतलब संगति में नहीं है वो शून्य हो गए। 32 क्या कह रहा है कि मौलिक कर्तव्यों को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जो है बेसिकली आप डायरेक्ट जा सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के पास यह शक्ति है कि वह इसके लिए आदेश निर्देश या जो रिट है वह जारी कर सकता है। ठीक है, तो ये 13 और 32 क्या हो गए, इसके संवैधानिक आधार हो गए, है ना। जब हम संवैधानिक प्रावधान की बात करेंगे, हमने यहाँ पे साथ साथ देख ली, मतलब संविधान में कहां कहां प्रावधान किया गया है। तो 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट है, 226 के अंतर्गत जो उच्च न्यायालय है ये भी जारी कर सकता है। ठीक है, तो ये आर्टिकल हो गए। तो एक आर्टिकल हमने 13 देखा, एक 32 देखा, एक हमने 226 देखा। ठीक है, चलो अब आगे देखो। नेक्स्ट हमने देखा, अच्छा, संविधान चूंकि देश की सर्वोच्च विधि, इस तरह के पैराग्राफ्स तो याद करने लायक होते ताकि मेंस में आपके पास शब्द कम ना हो बच्चों जब आप लिखें। तो संविधान सर्वोच्च विधि है, देश का स्थायी कानून है, सरकार की कोई भी शाखा इसके ऊपर नहीं है। नो वन कैन अबव द लॉ। ठीक है, अच्छा, अबव द कॉन्स्टिट्यूशन, ध्यान रखना, कोई भी व्यक्ति जो है वह देश में संविधान के ऊपर नहीं है, राष्ट्रपति भी संविधान के ऊपर नहीं है। तो संविधान हमारे यहाँ क्या है, सर्वोच्च विधि है। ठीक है, सरकार के समस्त अंग, चाहे वह कार्यपालिका हो, विधायिका हो, न्यायपालिका, संविधान से ही शक्ति और अधिकार पाते हैं और उन्हें अपने संवैधानिक प्राधिकार की सीमा में रहकर ही कार्य करना होता है ना। सो कोई भी व्यक्ति चाहे कितने भी ऊंचे पद पर हो या कोई भी प्राधिकारी कितना भी शक्तिशाली हो, यह दावा नहीं कर सकता कि संविधान के अंदर उसे किस सीमा तक शक्ति प्राप्त है। इसका न्यायकर्ता वह स्वयं ही होगा और कार्यवाही संविधान के द्वारा प्रावधानिक ऐसी शक्ति की सीमा में है। तो जो भी वह काम करेगा, ध्यान रखना, चाहे कोई अधिकारी भी काम करे तो वो संविधान की सीमा में रह के काम करेगा। कोई प्राधिकारी संविधान की सीमा में रह के काम करेगा, मतलब संविधान से ही इसका दायरा तय हो रहा है, संविधान की सीमा में रहकर कार्य करेगा। कोई भी व्यक्ति संविधान के ऊपर नहीं है, इसी में लिख लो ये, कोई भी व्यक्ति या सरकार का कोई भी अंग, कोई भी व्यक्ति संविधान के ऊपर नहीं है। यही तो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की सुपरमेसी है। यही कॉन्स्टिट्यूशन की सुपरमेसी है। आया समझ में? सुपरमेसी तभी तो बनी रहेगी, तभी तक बनी रहेगी ना, है ना। सो न्यायालय जो है वह अंतिम व्याख्या करता है और इसी न्यायालय को यह निर्धारण करने की एक नाजुक जिम्मेदारी भी सौंपी गई है कि सरकार की प्रत्येक शाखा को कितनी शक्ति प्राप्त है और यह कितनी सीमित है, अगर हाँ तो क्या सीमाएं हैं, और कार्रवाई का अगर उल्लंघन करती है तो उसको असंवैधानिक घोषित कर दे। तो बेसिकली ये मेन क्या है, तो न्यायालय क्या है, संविधान का अंतिम व्याख्या करता है ना। न्यायालय चूंकि संविधान का अंतिम व्याख्या करता है, न्यायालय संविधान का अंतिम व्याख्या करता है, अंतिम व्याख्या करता है ना, मतलब जो सीमाएं हमें लगानी है, ये सीमाएं तय करने का काम कौन कर रहा है, या संविधान में क्या लिखा है, तो ये सीमाएं तय करने का काम जो है वह न्यायपालिका करेगी। इस बारे में कहा जाता है कि ये न्यायाधीशों का ही कर्तव्य है। किसका कर्तव्य है, जो जजेस है, बेसिकली उन जजेस का ये कर्तव्य है कि वह कानून की वैधता के बारे में अपना मत दे, और इस अधिकार से अगर वे वंचित हो गए तो अगर न्यायालय जो है, अगर न्यायालय ने अपना ये न्यायिक समीक्षा का काम नहीं किया तो लोगों के फंडामेंटल राइट ऐसा ही हो जाएगा जैसे कि पानी पर हम कुछ लिख देते हैं, उसका अस्तित्व तो रहता नहीं है। तो जिस तरह से हम कहेंगे कि संविधान बहुत से देशों में केवल कागज की तरह है, बस डॉक्यूमेंट, उसको कोई फॉलो नहीं किया जाता, बट अगर हम संविधान को जो हमने 1950 में अपनाया, आज 2024 में भी हमारा देश अगर संविधान के हिसाब से चल रहा है ना,
तब भी क्या है, तब क्या है कि हम कहीं ना कहीं संविधान को फॉलो कर रहे हैं, संविधान अच्छा बना है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर न्यायिक समीक्षा को हम हटा देते, इसलिए तो न्यायिक समीक्षा मूल संरचना का हिस्सा है, सोचो कितना इंपॉर्टेंट है। अगर न्यायिक समीक्षा ना हो तो फिर ऐसा तो कोई बॉडी ही नहीं, कोई सरकार का अंग ही नहीं रह जाएगा। वो कौन तय करेगा कि जो पार्लियामेंट हो उसने गलत बना दिया है प्रावधान, कौन तय करेगा इस बात को? तो न्यायिक समीक्षा को होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, आप बताइए जरा। क्या न्यायिक समीक्षा को संविधान की सर्वोच्चता के लिए होना चाहिए? क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, कहीं से भी इंटरलिंक कर दे। अंतिम व्याख्या करता है, यहां से लिख दे। सरकार की सीमाओं पे शक्ति लगाएगा, प्रतिबंध लगाएगा न्यायपालिका, यहां से लिख दे। न्यायिक समीक्षा को संविधान की सर्वोच्चता के साथ जोड़ दिया जाए, फंडामेंटल राइट के साथ जोड़ दिया जाए, या फिर मूल संरचना के साथ जोड़ दिया जाए। कहीं से भी प्रश्न, अगर आपने बच्चों पूरे तरह होलसेल तरीके से आपने कवर किया है, जो कि मैं कोशिश भी करती हूं कि आपको सारी चीजें हम कवर करा दें, है ना। जैसे कि मैं आपको एक मेंस का क्वेश्चन दिखाती हूं, लेकिन पहले इसको पढ़ो। इसमें लिखा है कि न्यायाधीशों का कार्य है कि उनका कर्तव्य है कि वे कानून की वैधता के बारे में अपना मत दे। यदि न्यायालय अपने इस अधिकार से वंचित हो जाते हैं तो नागरिकों के जो फंडामेंटल राइट है वो आडंबर बन जाएंगे और ये पानी पर लिखाई की तरह हो जाएंगे। फंडामेंटल राइट कैसे हो जाएंगे? जैसे कि पानी पर आप कुछ लिख के देखना, कभी लिखा दिखाई देता है आपको, तो पानी पर लिखाई की तरह हो जाएंगे और जो हमारा नियंत्रित संविधान है वो अनियंत्रित हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एक मेंस का क्वेश्चन, आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। क्वेश्चन है, किसी भी कानून को अमान्य घोषित करने के लिए न्यायालयों को सशक्त बनाने संबंधी संविधान में कोई भी प्रत्यक्ष या विशिष्ट प्रावधान नहीं किए गए हैं। ठीक है, लेकिन संविधान के तहत सरकार के प्रत्येक अंग पर कुछ निश्चित सीमाएं लागू की गई हैं। प्रावधान कीजिए, व्याख्या कीजिए, इसकी व्याख्या करनी है आपको 200 शब्दों में, कोशिश कीजिएगा लिखने की, है ना। चलिए क्वेश्चन देखो जरा। एक, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को संविधान को कायम रखने का दायित्व सौंपा है और इस स्थिति में संविधान की व्याख्या करने की शक्ति भी मिली हुई है। इन्हें ही सुनिश्चित करना है कि संविधान में शक्ति के संतुलन की जो व्यवस्था है वह बनी रहे और विधायिका और कार्यपालिका अपने कर्तव्यों के निर्वहन में अपनी संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन ना करें। तो ये लक्ष्मण रेखा खींचने का काम कौन कर रहा है? न्यायपालिका कर रही है ना। इसमें यह कहा कि भैया संसद के बारे में, अगर संसद जो है, संसद की शक्तियां, प्रावधान जो भी संविधान में दिए गए हैं, आर्टिकल्स में जो लिखा है उसी के हिसाब से होगा। आर्टिकल में वर्णन है ना, संसद का गठन कैसे होगा, ये बात जो है वह संविधान बताता है और यही बताता है कि संविधान से ऊपर, संसद से ऊपर संविधान है। तो संविधान में बेसिकली दिया है कि संसद का जो गठन है वह कैसे होगा, है ना, संसद का जो गठन है वह कैसे होगा। तो ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। पहली बात तो आपने अभी जानी, दूसरी बात मैं भी आपको बता देती हूँ कि संविधान में शक्ति संतुलन बेसिकली बना रहे और इसके लिए विधायिका कार्यपालिका अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते रहे, इसके लिए न्यायिक समीक्षा का जो महत्व है वह किया गया है। ठीक है, क्लियर। अच्छा, इसके अलावा देखो, हो गया लगभग ये तो सारी चीजें, है ना। साथ ही इसमें एक और पैराग्राफ है, उसको भी हम देख लेते हैं। हो सकता है मेंस में समटाइम्स इस तरह के जो कॉन्सेप्ट है हमारे काम आ जाते हैं। हमारे जो संस्थापक हैं, हमारे संस्थापक पूर्वजों ने इसलिए बुद्धिमानी पूर्वक स्वयं संविधान में ही न्यायिक समीक्षा का जो प्रावधान है वह सम्मिलित कर दिया था कि संघवाद का संतुलन जो है वह कायम रहे, नागरिकों को दिए गए फंडामेंटल राइट्स और मूल स्वतंत्रता की जो रक्षा है वह हो सके, समता, स्वाधीनता, आजादी की उपलब्धता, आनंद हासिल करने का जो उपयोगी साधन है वो हमारे पास हो, है ना। तो हम एक स्वस्थ राष्ट्रवाद जो है वह विकसित कर पाए, सृजन कर सके। तो न्यायिक समीक्षा का कार्य अपने आप में संविधान की व्याख्या का ही हिस्सा होगा और ये संविधान को नई दिशाओं और समय की मांग के अनुसार जो है वह समायोजित करता है। तो ये था न्यायिक समीक्षा का अर्थ, उसका कुछ महत्व। अमेरिका के साथ हमने एक तुलना करके देखा कि सीमित क्षेत्र भारत का है, पर एक विस्तृत या फिर एक स्टेप आगे जो है वह न्यायपालिका के बारे में अमेरिका का कॉन्सेप्ट है, जुडिशियल रिव्यू का। ठीक है, और हमने महत्व की भी बात
बात कर ली। अब हमने संवैधानिक प्रावधानों की कुछ कुछ चर्चा तो कर ली, कुछ बातें हम और समझते हैं। जैसे कि हमने देखा कि न्यायिक समीक्षा के जो संवैधानिक प्रावधान है, मतलब संविधान में कहां कहां लिखा है, तो आर्टिकल 13 की हमने बात कर ली। आर्टिकल 13 में ये कहा गया, आर्टिकल 13 तो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है कि फंडामेंटल राइट का अगर वायोलेशन होगा तो ऐसी विधि को शून्य घोषित कर देंगे। मतलब फंडामेंटल, जैसे कि स्वतंत्रता का अधिकार है, कोई विधि ऐसी बन गई जो कि स्वतंत्रता के अधिकार को प्रभावित करेगी, ठीक है, तब क्या होगा। अब जैसे कि यूसीसी का सबसे बड़ा मुद्दा क्या चल रहा है कि ये जो हमें धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है, चूंकि धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत ये भी शामिल है कि हम उससे जुड़े हुए जो हम कह सकें कि जो विधि है या फिर जो पर्सनल लॉ है उससे हम चीजों को प्रशासित कर सके, तो इसे यूसीसी या फिर जो समान सिविल नागरिक संहिता है ना, यूनिफॉर्म जो सिविल कोड है, उसके अंतर्गत क्या एक तर्क दिया जाता है उसको ना लागू करने के पीछे कि ये फंडामेंटल राइट का हनन है। अब जैसे ही आप कह देते हो फंडामेंटल राइट का हनन है, वो वैसे ही डरने लगता है बेचारा वो कानून के, अब वो असंवैधानिक घोषित हो गया। तो यहाँ पर क्या है कि आर्टिकल 13 में फंडामेंटल राइट की बात की गई, 32 और 226 ये क्या है, अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो गया तो आर्टिकल 32 के अंतर्गत आप जा सकते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज सुप्रीम कोर्ट, और आर्टिकल 226 कहते हैं कि आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। हाई कोर्ट जाने की कोई ऐसी बाध्यता नहीं है, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। तो 32 और 226 के अंतर्गत क्या होता है, कुछ तरह की रिट जो है वह दायर कर सकते हैं, जारी की जाती है ना, और आपके फंडामेंटल राइट्स को लागू करा जाता है। अब देखो आर्टिकल 251 है, 254 है, इसमें कहा कि अगर मान लो संघ और राज्य के कानून के बीच में असंगतता है तो राज्य कानून जो है वह शून्य हो जाएंगे, है ना। तो एक तरह से विधि को समझा ही तो दिया है, तो ये भी इसका पार्ट होगा। 246 की बात करेंगे कि विधायिका की अनन्य शक्तियों को सुनिश्चित किया गया, राज्य सूची से संबंधित मामलों पर राज्य विधायी की जो शक्तियां हैं वह होंगी। 245 में कहा कि संसद और राज्य विधायिका के द्वारा निर्मित कानूनों को क्षेत्रीय सीमा तय करने से संबंधित है। 131 से लेके 136 तक सर्वोच्च न्यायालय को व्यक्ति या राज्यों के बीच में, राज्य और संघ के बीच में विवादों का निर्णय लेने की शक्ति है। आपको याद है मूल जब हमने अधिकारिता की बात की थी तब हमने ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन की भी बात की थी। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन किस आर्टिकल में थे, आर्टिकल 31, 131 है ना। तो आर्टिकल 131 में बेसिकली इस बात को लिखा गया है कि अगर केंद्र राज्य या केंद्र और राज्यों के बीच में या दो से अधिक राज्यों के बीच में किसी तरह का अगर विवाद होता है तो उन विवादों को न्यायपालिका संविधान के हिसाब से उसका निपटारा करेगी, यही लिखा गया है। तो आर्टिकल 131 इसके अंतर्गत आएगी, है ना। आर्टिकल 132, 33, 34, 35 ये सारे इसके संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत आएंगे। 226 की हमने यहाँ पर बात कर ही ली है ना, कि 226, 227 है, 245 है, 246 है, ये कुछ कुछ आर्टिकल हैं, आपको याद करने होंगे, ये मेन आर्टिकल है ना। चलिए, हालांकि अगर आपका मेंस का क्वेश्चन आता है और आप 4-5 आर्टिकल भी ऐसे लिख देते हैं और बाकी आप न्यायिक समीक्षा के कॉन्सेप्ट को समझा देते हैं, उतने में काम हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि अगर इसमें 16 पॉइंट दिए हुए हैं, 16 आर्टिकल दिए हैं तो वो 16 के 16 आपको लिखने हैं कि नहीं यही है, इतने ही है ना। आप चाहे तो कुछ कम ज्यादा भी मेंस आंसर राइटिंग में बच्चों लिख सकते हैं। चलो अब हम बात करेंगे न्यायिक समीक्षा के विषय क्षेत्र की। न्यायिक समीक्षा का जो विषय क्षेत्र है आखिर यह क्या होगा। न्यायिक समीक्षा के देखो, जैसे कि हम अमेरिका और भारत का जो न्यायिक समीक्षा है वह तुलना कर चुके कि किसका जो विषय क्षेत्र है वह कंपैरेटिवली बड़ा और विस्तृत होगा। लेकिन देखो, विषय क्षेत्र का मतलब है कि आप किसी भी अधिनियम को या फिर कार्यपालिका के आदेश को संवैधानिक वैधता को सर्वोच्च या उच्च न्यायालय में किन आधारों पर चुनौती दे सकते हैं, हम इन विषयों की यहाँ पे बात करने वाले हैं, ठीक है। तो बेसिकली न्यायिक समीक्षा का विषय क्षेत्र ये बताएगा कि आप जो वैधता को चुनौती दे रहे हैं, किसी भी एक्ट या आदेश की, विधि या आदेश की वैधता को, विधि या आदेश की वैधता को चुनौती किस आधार पर, किस आधार पर, किस आधार पर दे सकते हैं, ठीक है। तो चलो ये हम देखेंगे कि बेसिकली 3 क्षेत्र हैं। किस आधार पर, तो ये हमारे कितने क्षेत्र हैं, 3 क्षेत्र हैं। एक तो है आपका फंडामेंटल राइट का उल्लंघन, मूल अधिकारों का उल्लंघन। अगर आर्टिकल 12 से लेके 35 में जो दिए गए अधिकार हैं, अगर कोई विधि या आदेश ऐसा है, विधि
या आदेश ऐसा है जो कि फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, तब हम इसे आधार पर चैलेंज कर सकते हैं न्यायपालिका में। दूसरा है प्राधिकारी की सक्षमता से बाहर हो, मतलब ऐसे व्यक्ति ने आदेश दिया हो, ऐसी संस्था ने आदेश दिया हो जिसकी वह क्षमता में नहीं था, तो अगर प्राधिकारी की सक्षमता से बाहर है तब भी इसकी वैधता को चैलेंज किया जा सकता है। प्राधिकारी की सक्षमता से बाहर का मामला हो, ठीक है। और तीसरा है संवैधानिक प्रावधानों के प्रतिकूल हो, संवैधानिक प्रावधानों के प्रतिकूल हो, संवैधानिक प्रावधानों के प्रतिकूल हो। तो ये तीन ऐसे आधार हैं बच्चों, जिस आधार पर आप किसी भी पर्टिकुलर जो विधि है, एक तो हो गया फंडामेंटल राइट, दूसरा आपका हो गया कि कौन निर्णय दे रहा है ना, और तीसरा आपका हो गया कि किसी संविधान के प्रावधान का ये उल्लंघन तो नहीं कर रहा। तो इस आधार पर, इन तीन आधार पर हम किसी भी जो विधि है, अधिनियम है, आदेश है, हम उसको चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा देखो, इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो भारत का जो विषय क्षेत्र है वह कंपैरेटिवली सीमित है। किसके? यूएस के, जो कि हम पहले पढ़ चुके। भारत का विषय क्षेत्र, भारत का विषय क्षेत्र यूएस से सीमित है, और हम ये बात देख चुके हैं कि कहां किसको फॉलो किया जाता है ना, यूएस से सीमित है। क्यों है? क्योंकि हमने जो जाना अंतर कहां पर था कि एक क्वेश्चन में हमने समझा था ना कि यूएस में पालन किया जा रहा विधि की सम्यक प्रक्रिया का और भारत में पालन किया जा रहा है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का। हम यहां पर केवल विधि को मान रहे हैं, हम उसकी प्रक्रिया उचित है या नहीं उसको नहीं देख रहे हैं। जबकि अमेरिका में क्या किया जा रहा है कि वो पर्टिकुलर जिस मेथड को हम फॉलो कर रहे हैं, क्या वो मेथड सही है, उस मेथड की जो जस्ट अनजस्ट है उस चीज को भी जांचना, उसकी फेयरनेस को देखना। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यूएस में फॉलो किया जा रहा है और इंडिया में प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ को ज्यादा प्राथमिकता दी जा रही है, ठीक है। तो अच्छा देखो, जैसे कि तो भारत का विषय क्षेत्र यूएस के न्यायिक समीक्षा के क्षेत्र से सीमित है। इसके अलावा जब हम बात करेंगे संसद की संप्रभुता की, यूएस ने लास्ट टाइम यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था कि संसद की, मेंस में क्वेश्चन आया था 2023 में, संसद की संप्रभुता, संसद की संप्रभुता। तो संसद की संप्रभुता को सीमित कैसे किया गया है? संसद की संप्रभुता पर सीमाएं, ऐसा क्या है आखिर हमारे संविधान में, या क्या क्या प्रावधान है? तो हम देखेंगे 4 प्रावधान है, जिन चारों में से एक न्यायिक समीक्षा का प्रावधान भी है, ठीक है। तो ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता है, हमारे यहाँ मतलब संसद की संप्रभुता या सर्वोच्चता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर संसद भी कोई ऐसा नियम बना दे जो कि संविधान का उल्लंघन करता हो तो उसको भी शून्य घोषित कर दिया जाएगा। तो संसद की संप्रभुता पर 4 सीमाएं आरोपित की जाती है। तो यहाँ पर सबसे ऊपर मैं न्यायिक समीक्षा ही लिख देती हूँ। देखो, अगर आपकी बात काटने वाला कोई ना हो, अगर आपसे कोई बहस करने वाला ना हो, तब तो डेफिनेटली उसी की संप्रभुता है ना, जैसे कि ब्रिटेन में है संसद की। भारत में ऐसा नहीं है, क्योंकि भारत में संसद की बात को काटने के लिए बैठा है वो है न्यायपालिका, कि आपने संविधान का पालन नहीं किया इस विधि में, ठीक है। तो न्यायिक, इसके अलावा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित संविधान, जो कि संविधान में लिखा हुआ है, आप फिर इसके विपरीत अगर चले गए तो आपकी विधि फिर शून्य घोषित हो गई। इसके अलावा हमने देखा फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, है ना, और यहाँ पर शक्तियों का संघीय विषय या संघीय वितरण, संघीय जो विषय है इनका वितरण। ये 4 ऐसी बातें हैं कि संसद की संप्रभुता पर जो निर्णय है वह किया गया है, ठीक है। शक्तियों का संघीय बंटवारा, विषय नहीं बंटवारा शब्द लिख लो, संघीय बंटवारा। तो ये 4 काम है। तो इस तरीके से हम क्या कह रहे हैं। अच्छा, एक बात और कि हमने देखा कि ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता है, ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता नहीं संप्रभुता लिखते हैं। और जानते हो अमेरिका में क्या है? अमेरिका में न्यायपालिका बहुत स्ट्रांग है,
अमेरिका में न्यायिक सर्वोच्चता है। तो भारत में क्या है? अमेरिका और ब्रिटेन की हमने बात कर ली। भारत में इन दोनों का एक मिश्रण है। भारत में सम्मिश्रण है। भारत में दोनों का सम्मिश्रण है, क्योंकि ना ही हमारे यहाँ संसद की संप्रभुता है ना, ना ही हमारे यहाँ न्यायिक सर्वोच्चता है। तो इन दोनों का एक सम्मिश्रण जो है वह भारत पे देखने को मिलता है। अब लास्ट आपका पॉइंट बचा है नवीं अनुसूची की न्यायिक समीक्षा। एक बड़ा मुद्दा रहा न्यायिक समीक्षा। देखो नवीं अनुसूची आखिर है क्या? मूल संविधान में तो 8 अनुसूचियां थी। नवीं अनुसूची की हमें आवश्यकता क्या थी, क्यों हमने इसको जोड़ा? तो जब पहला संविधान संशोधन हुआ था ना, तभी हमने इसको ऐड कर दिया था। और नवीं अनुसूची में क्या है, नवीं अनुसूची को कब जोड़ा? जो हमारा पहला संविधान संशोधन था, फर्स्ट पहला संविधान संशोधन। जानते हो कब हुआ था? 1951 में पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ। और जब ये 1951 में हुआ तब हमने क्या किया, कुछ जो एक्ट थे उसको हमने प्रोटेक्ट कर दिया इसमें। जैसे कि नवीं अनुसूची में इस वक्त हमने 13 विषयों को जोड़ा, 13 विधियों को हमने इसमें जोड़ दिया। इस वक्त हमने नवीं अनुसूची में जानते हो कितने विषयों को जोड़ा था? 13 ऐसे अधिनियम थे कि हमने इसको लिख दिया। अब नवीं अनुसूची में शामिल करने का एक फायदा यह हो जाता है कि इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जाएगी। जैसे कि जमींदारी का अगर उन्मूलन कर दिया गया तो उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जाएगी। जैसे कि अगर भूमि सुधार कर दिया गया तो उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जाएगी। आप कहोगे कि अरे अब देखो हमने देखा कि फंडामेंटल राइट्स का अगर उल्लंघन हो रहा है तब डेफिनेटली न्यायिक समीक्षा हो सकती है। तो आप कह देंगे जमींदारी उन्मूलन हुआ, किसी की संपत्ति छीन ली, इसका मतलब आपके फंडामेंटल राइट का हनन हो गया। तो शुरुआत में ये तो बात चली ही थी ना। तो यहाँ पे जब जमींदारी उन्मूलन, क्योंकि अभी तक हम 1951 की बात कर रहे हैं, हम 44वां संविधान संशोधन नहीं हुआ है। अभी 44वें संविधान संशोधन में क्या हुआ था? संपत्ति का जो अधिकार है उसको फंडामेंटल राइट की सूची से बाहर कर दिया था। मूल संविधान का, मूल संरचना का हिस्सा उसको नहीं माना था, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि नवीं अनुसूची में अब जैसे जमींदारी उन्मूलन है, अब कोई इसकी समीक्षा करवाने लगे तो कुछ चीजों को ऐसे कर दिया कि चलो कहते हैं कुछ मोर्चों को बंद कर देना चाहिए, है ना। जैसे कि अगर आपने यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी तो अब पीछे जाने का जो ऑप्शन है वो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है कि नवीं अनुसूची में उस वक्त ऐसे 13 अधिनियम जो है वह शामिल कर दिए गए कि इसकी जो न्यायिक समीक्षा है वह अब नहीं होगी, ठीक है, ऐसा। लेकिन देखो समय समय पर फिर कई ऐसे एक्ट आए, जैसे कि हम केशवानंद मामले की बात करेंगे, हम IR कोलो की बात करेंगे, वाद की बात करेंगे, एंड हम आर्टिकल 14, 19, 21 इस आधार पर हम फंडामेंटल राइट, मूल संरचना, वैधता को चुनौती, ये सारे पॉइंट्स हम यहाँ पे यूज करेंगे, ये सारे विषय हम यूज करेंगे, ठीक है। तो नवीं अनुसूची में इस वक्त 13 एक्ट जो है वह शामिल किए गए। तो देखो बेसिकली इसके अंतर्गत 31B जोड़ा गया। 31B नवीं अनुसूची में शामिल विषयों शामिल विषयों को फंडामेंटल राइट के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दे सकते। उल्लंघन के आधार पर मतलब इनकी न्यायिक समीक्षा नहीं करा सकते। चुनौती दे तो न्यायपालिका समीक्षा कर लेती, चुनौती नहीं हो सकती। अब चुनौती नहीं हो सकती इसका मतलब अवैध ठहराने से बच गए ये, तो जो भी इसमें शामिल हो गया अवैध ठहराने से रक्षा हो गई। अवैध ठहराने से रक्षा, यही तो कह रहा है। इसमें ये कहा कि मान लो ये हमारी 9वीं अनुसूची है, अब इसमें हमने लिख दिया भूमि सुधार, इसमें हमने क्या लिख दिया? भूमि सुधार, जमींदारी उन्मूलन। तो आप इस पे चाहे फंडामेंटल राइट का लगाओ, चाहे आप वैधता का लगाओ या आप संवैधानिकता लगाओ, आप इसको क्रॉस नहीं कर सकते। मतलब इसकी समीक्षा जो है वह क्या है? नहीं हो सकती। समीक्षा इसकी नहीं हो सकती। तो रक्षा हो गई? नहीं हो गई? बिल्कुल हो गई। तो अवैध ठहराने से जो रक्षा है बेसिकली वह हो जाती है। क्लियर?
अब देखो, अच्छा ये हमने देख लिया कब जोड़ा गया था, तो पहले जोड़ा गया था इसमें 13 एक्ट को। वर्तमान की बात करेंगे तो यहां पर शायद 282 282 वर्तमान, इसमें जो विषय शामिल कर दिए गए 282 विषय, विषय अधिनियम नियम है ना, विषय अधिनियम नियम जो भी कहे, तो पहले शुरू में 13 थे, वर्तमान में 282 है। अब इसमें है क्या क्या, तो राज्य विधायिका के अधिनियम है, भूमि सुधार, जमींदारी उन्मूलन, ये सारी चीजें। क्या क्या विषय इसमें शामिल हैं, तो राज्यों के अधिनियम, राज्यों के नियम अधिनियम, भूमि सुधार, भूमि सुधार मतलब आप भूमि सुधार को आप चुनौती नहीं दे सकते, है ना, ये वाली बात हो गई। भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन, और जमींदारी उन्मूलन। तो ये ऐसे कुछ विषय थे जो कि नवी अनुसूची में शामिल किए गए। ठीक है, अब देखो, अब इसके अलावा क्या हुआ कि समय समय पर कुछ ऐसे जो केसेस है वह आते रहे, और उन केसेस के आधार पर बार बार इस बात की परीक्षा की गई कि क्या नवी अनुसूची की न्यायिक समीक्षा हो या ना हो, है ना। अब देखो, संसदीय हम देखेंगे कि एक जो केस है वह आता है जो कि आप सभी परिचित है, केशवानंद भारती वाद, है ना। तो अब इस वाद में क्या था, केशवानंद भारती मामला 1973। इस मामले में यह कहा गया कि नवी अनुसूची में फंडामेंटल राइट के आधार पर आप चुनौती दे सकते हैं। इस मामले में जानते हो क्या निर्णय दिया सुप्रीम कोर्ट ने, इसमें निर्णय आया कि नवी सूची को, सूची लिख दूं तो कोई समस्या तो नहीं, अनुसूची की जगह सूची यूज कर लेते हैं ना, नवी अनुसूची को फंडामेंटल राइट के आधार पर चुनौती दी जा सकती है, मतलब इनकी फिर से समीक्षा जो है वह हो सकती है, चुनौती दी जा सकती है। ठीक है, अब लेकिन देखो एक और केस आया और उसमें कुछ चीजों को और क्लियर कर दिया है, वामन राव केस 1980, वामन राव केस 1980, और इस केस में एक डेट बता दी गई, और इस केस में क्या किया, डेट इंपॉर्टेंट है, ये जानते हो कौन सी डेट है, ये वो डेट है जब से केशवानंद भारती मामला जो है वह निर्णय लागू किया गया था, ये डेट थी 24 अप्रैल 1973। कहा कि ये जो डेट है, इस डेट के बाद जो कुछ भी 9वीं अनुसूची में फिर शामिल किया गया उन सभी की न्यायिक समीक्षा होगी। ठीक है, तो इसमें क्या कहा, इसमें यह कहा कि 24 अप्रैल 1973 के बाद, इस तिथि के बाद जो अधिनियम, जो एक्ट नवी सूची में शामिल किए गए, 9वीं सूची में शामिल किए गए, ठीक है, वे तभी मान्य होंगे, मतलब वैधता पे परीक्षण किया गया, कहा कि वे तभी मान्य होंगे जब मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करेंगे, वे तभी मान्य होंगे जब, मतलब संविधान की जो मूल बातें हैं, जो मूल ढांचा है उसका उल्लंघन ना करते हों, जब मूल ढांचे का, वह नावैध हो जाएंगे, मूल ढांचे का उल्लंघन ना करते हों, ये बात यहां पे कही गई। ठीक है, अब देखो एक और केस आया, एक और केस आया, ठीक है, और इस केस में बेसिकली ये कहा गया, केस का नाम था, एक केशवानंद हो गया, वामन राव हो गया, IR कोल्हो केस 2007 में आया, 2007 में IR कोल्हो केस।
ठीक है, ये 2007 में आया। अब देखो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया, इसमें निर्णय दिया कि 9वीं अनुसूची की न्यायिक समीक्षा से जो संरक्षा है वह नहीं हो सकती। इसमें यह कहा कि जो 9वीं सूची है न्यायिक समीक्षा से रक्षा नहीं हो सकती, मतलब न्यायिक समीक्षा होगी, न्यायिक समीक्षा से रक्षा नहीं हो सकती, न्यायिक समीक्षा से रक्षा नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि न्यायिक समीक्षा जो है वह मूल ढांचे का भाग है, क्योंकि न्यायिक समीक्षा क्या है, मूल ढांचे का भाग है। तो अगर प्रश्न आ जाए कि मूल ढांचे का भाग किस केस में बनाया गया था, तो आईआर जो कोल्होवाद था, इसमें यह कहा गया था कि जो न्यायिक समीक्षा है, जुडिशियल रिव्यू है, ये मूल ढांचे का भाग है, संविधान के मूल ढांचे का भाग है, इसलिए न्यायिक समीक्षा से रक्षा नहीं हो सकती 9वीं अनुसूची की। और साथ में इसमें यह कहा कि 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी अधिनियम आए हैं, ठीक है, इसमें यह कहा गया कि 24 अप्रैल 1973 है ना, के बाद जो भी एक्ट आए हैं उसको जांचा जाएगा। जो भी एक्ट इसमें शामिल किए गए ना 9वीं अनुसूची में, इस एक्ट में क्या होगा, आप आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 15 है ना, इसके आधार पर आप जो चुनौती है वह दे सकते हैं। समझे? तो एक केस था केशवानंद भारतीवाद, जिसमें कहा कि चुनौती मिल सकती है फंडामेंटल राइट के आधार पर। वामन राव केस में कहा कि 9वीं अनुसूची में शामिल तभी मान्य होंगे जब इस डेट को 24 अप्रैल 1973 को ये मूल ढांचे का उल्लंघन ना करते हो, मतलब इसके बाद के जो एक्ट हैं, एक डेट दी गई। इस केस में आईआर कोलो में यह कहा गया कि न्यायिक समीक्षा तो भैया मूल ढांचे का भाग है, इसलिए न्यायिक समीक्षा से रक्षा 9वीं सूची की नहीं होगी। 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी एक्ट शामिल किए गए हैं उन्हें फंडामेंटल राइट 14, 15, 19 और 21 के आधार पर जो चुनौती है वह दी जा सकती है, वह दी जा सकती है। ये सारी बातें आप एक बार लिख लीजिए। ठीक है, क्लियर है? अब देखो, अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने ये जो वाद दिए इसका कुछ निष्कर्ष निकाला। मैं आपको वो निष्कर्ष और बता देती हूं कि आखिर ये जो निष्कर्ष निकाला, ये जो विभिन्न निर्णय दिए, उससे निष्कर्ष आखिर निकला क्या न्यायिक समीक्षा को लेके। निष्कर्ष, ठीक है, देखो पहली बात इसमें यह कही गई कि अगर कोई भी जो कानून है ये भाग 3 का हनन करेंगे, भाग 3 मतलब फंडामेंटल राइट, भाग 3 से समझ जाया करो क्या कहा गया है। भाग 3 का अगर हनन करते हैं, है ना, और मूल संरचना का उल्लंघन करते हैं, कोई भी कानून या विधि या तो वह भाग 3 का करे या मूल संरचना का उल्लंघन करे, तो ऐसे में कहा जाता है, ऐसे में निष्कर्ष दिया कि जो ये पहली स्थिति थी ना, मतलब कोई विधि अगर उसने फंडामेंटल राइट का हनन किया है ना, तो ऐसे में क्या किया जाएगा, पहली बार तो इसका अधिकार परीक्षण किया जाएगा, राइट टेस्ट होगा, इसका राइट टेस्ट होगा, अधिकार परीक्षण होगा। और दूसरी बात है, अच्छा, इसमें राइट टेस्ट की जो बात है वह मूल संरचना के साथ आएगी। ठीक है, थोड़ा सा चेंज कर लो ये बात, राइट टेस्ट की जो बात है वह किसके साथ आएगी कि अगर मूल संरचना का हिस्सा है तो पहले इसका टेस्ट किया जाएगा कि क्या वास्तव में मूल संरचना का उल्लंघन कर रहा है कोई कानून, तब इसको हटाया जाएगा। और पहली बात यह कही जाती है कि न्यायिक समीक्षा से इसे निरस्त किया जा सकता है। पहले मामले में अगर फंडामेंटल राइट का उल्लंघन किया है तो न्यायिक समीक्षा से सीधा इस एक्ट को क्या किया जा सकता है, निरस्त घोषित कर दिया जाएगा। और दूसरे मामले में एक राइट टेस्ट जो है वह किया जाएगा। ठीक है, एक निष्कर्ष ये हो गया। दूसरा निष्कर्ष इसमें यह कहा गया कि केशवानंद वाद को इंदिरा गांधी मामला हुआ था ना, इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण केस 1975, ये वाला जो केस था, तो इसमें ये हो गया आपका पहला निष्कर्ष। ठीक है,
अब जो दूसरा निष्कर्ष था, दूसरे निष्कर्ष को दो चीजों के साथ, मतलब दो केसेस को जोड़ के पढ़ा जाना चाहिए। केशवानंद प्लस केशवानंद केस या वाद प्लस इंदिरा गांधी नेहरू मामला। ठीक है, इन दोनों केस को बेसिकली जोड़ के पढ़ा जाएगा। और इसमें यह कहा कि संविधान संशोधन अगर हुआ है तो संविधान संशोधन की वैधता पर निर्णय उसके अपने गुणों के आधार पर तय किया जाएगा। अगर मान लो जैसे संविधान संशोधन की क्या न्यायिक समीक्षा हो सकती है, तो वर्तमान में हम देखें कि अगर ऐसा संविधान संशोधन मूल ढांचे का उल्लंघन कर रहा है तब इसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। तो संविधान संशोधन की वैधता पर निर्णय, संविधान संशोधन की वैधता पर निर्णय इसके अपने गुणों के आधार पर, इसके अपने गुणों के आधार पर बेसिकली देखा जाएगा। ठीक है, गुणों के आधार पर इसको देखा जाएगा। जैसे कि जो भी लॉ है, जो भी पर्टिकुलर लॉ है ना, या संविधान संशोधन है, इसका फंडामेंटल राइट पर वास्तविक प्रभाव क्या है, इस चीज को जांचा जाएगा। फंडामेंटल राइट पर वास्तविक जो प्रभाव है इसका ध्यान रखा जाएगा। फंडामेंटल राइट पर वास्तविक प्रभाव ध्यान में रखा जाएगा। और ये कहा कि अगर मूल ढांचे का हनन हो रहा है, अगर मूल ढांचे का हनन हो रहा है तो प्रभाव परीक्षण होगा और चुनौती की जो वैधता है उसका निर्धारण किया जाएगा कि जो चुनौती दी गई है क्या वह सही है या नहीं है। तो यहाँ कहा कि फंडामेंटल राइट पे वास्तविक प्रभाव क्या है उसका परीक्षण होगा। और उसके साथ साथ दूसरी बात ये कही कि अगर मूल ढांचे का हनन कर रहा है तब इस पे पहली वाली बात आ गई कि मूल ढांचे का उल्लंघन है तो उसका बेसिकली जो अधिकार परीक्षण है वह किया जाएगा। और उसके बाद ये देखा जाएगा कि उस चुनौती की जो वैधता है क्या वह वैध है नहीं, उस बात को निर्धारण करेगा। ठीक है, इसके बाद ये कहा कि जो इसमें तीसरी बात है, तीसरा जो निष्कर्ष है वो इस बात से जुड़ा हुआ है उसी डेट से जिस दिन केशवानंद फैसला जो है वह लागू हुआ था। 24 अप्रैल 1973 के बाद जो एक्ट शामिल किए गए 9वीं अनुसूची में, किसमें, नवीं सूची में, है ना, नवीं सूची की ही तो बात चले, तो नवीं सूची में जो एक्ट शामिल किए गए उनका परीक्षण किया जाएगा। किस आधार पर? इनका परीक्षण होगा मूल ढांचे के उल्लंघन के आधार पर कि क्या ये मूल ढांचे का उल्लंघन कर रहे हैं। ठीक है, इस आधार पर होगा। ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा ये कहा जाता है, ये कुछ ऐसे निष्कर्ष थे जो कि नवीं अनुसूची से रिलेटेड थे, है ना। कुछ और मैं आपको बताती हूं। जैसे कि देखो पहले मामले में क्या कहा जा रहा है कि भाग 3 में, पहले इस बात को समझ लो कि भाग 3 में बेसिकली जो भी आपको गारंटी दी गई है, अगर उन संवैधानिक उन जो हमें अधिकार दिए गए हैं जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार हैं, बेसिकली फंडामेंटल राइट्स को संवैधानिक रूप से गारंटी दी गई है। और अगर कोई विधि ऐसी बनती है जो कि आपकी स्वतंत्रता या फिर समानता नहीं कर रही है तब इस आधार पर क्या किया जाएगा, उसको शून्य घोषित किया जाएगा। ठीक है, तो ये बात इसमें कही जाती है। दूसरी बात हमने देखा कि केशवानंद मामले में बेसिकली जो बहुमत का फैसला किया गया था, इंदिरा गांधी मामले के 7 पढ़ने पर स्पष्ट होता है कि प्रत्येक नया जो संविधान संशोधन है, इस नए संविधान संशोधन की वैधता का निर्णय उसके अपने गुणों के आधार पर होगा। और इसमें यह कहा कि भाग 3 के अंतर्गत जो अधिकार है उस पर बने कानून के वास्तविक प्रभाव का ध्यान रखा जाएगा, है ना। साथ ही यह निर्धारित करते समय यह भी रखा जाएगा कि कानून संविधान के मूल ढांचे को क्षति पहुंचा रहे हैं या फिर नहीं पहुंचा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या कहा गया, अच्छा एक बात और सुनो कि बेसिकली 9वीं अनुसूची में
अगर आपने 9वीं अनुसूची में संविधान संशोधन के द्वारा कोई विषय शामिल कर लिया, तब इस स्थिति में क्या होगा, इसकी भी बात कही गई है कि इसका औचित्य संवैधानिक न्याय निर्णय का मामला होगा। संवैधानिक न्याय निर्णय मतलब संविधान के हिसाब से न्याय किया जाएगा, और जिसमें अगर मान लो किसी फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है तो जांच की जाएगी इस मामले की, है ना। आर्टिकल 21, 14, 19 या मूल संरचना का सिद्धांत की कसौटी पर अधिकार परीक्षण, अधिकार का सार, इसका उपयोग करके ही जो एक अवलोकन है उस पर फैसला आधारित किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि देखो इंदिरा गांधी मामले में ये कहा गया था, इंदिरा गांधी मामले में ये कहा गया था बेसिकली कि कोई भी कानून जिन्हें आप 9वीं अनुसूची में शामिल कर रहे हैं, मतलब 9वीं अनुसूची में उनको संरक्षण नहीं होगा न्यायिक समीक्षा से, अगर वह मूल ढांचे पर प्रभाव डालेंगे तो। फंडामेंटल राइट नहीं, मूल ढांचे, ये इंदिरा गांधी मामला था, ये इंदिरा गांधी वाला मामला था, केशवानंद मूल ढांचे वाला मामला है ना। ये इंदिरा गांधी वाला जो मामला है वह किससे रिलेटेड है, तो मूल ढांचे पर याद रखना, मूल ढांचे का अगर अतिक्रमण हो रहा है तब इसको संरक्षण जो है वह नहीं दिया जाएगा। क्लियर, ये कुछ ऐसे और एक दो कानून और एक दो मामले इसमें और ऐसे दिए हुए हैं। तो बेसिकली इसमें ये कहा गया कि अच्छा देखो, अगर कुछ एक्ट ऐसे हैं जिसका सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं, लेन देन तय हो चुका है, तो उससे हम कहेंगे कि 9वीं अनुसूची में शामिल उस विषय को आप चैलेंज नहीं कर सकते। ठीक है, इसके अलावा ये कहा कि अगर मान लो एक बार किसी भी कानून की वैधता निर्धारित हो गई है ना, एक केस आया था, उस केस में मतलब कोई भी केस, फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूँ आपसे कि अगर मान लो कोई भी कानून ऐसा है जिसकी वैधता को चुनौती एक बार न्यायालय ने उसको ठीक ठहरा दिया कि नहीं ये वैध है, अगर वो वैध है तो फिर उसके बाद उसको अगेन चैलेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगेन चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन याद रखना कि अगर मान लो 24 अप्रैल 1973 के बाद अगर शामिल किया गया है तो फिर मूल संरचना के आधार पर जो चुनौती है वह दी जाएगी, तो मूल संरचना के आधार पर जो चुनौती है वह दी जाएगी। आप देख लीजिएगा, एक लिस्ट दी है लेकिन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि कब कितने कितने विषय जो है वह शामिल किए गए। अभी फिलहाल इसमें इतना ही है ना। मुझे उम्मीद है आप इसको लिखने की कोशिश करेंगे, मेंस वाला जो आपका ये मैंने दिया हुआ है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने बात की न्यायिक समीक्षा के बारे में। ठीक है, कि जो न्यायिक समीक्षा है वह क्या है। साथ ही एक बार मैं फिर आपको बता दूं बच्चों कि जो भी स्टूडेंट हैं वो इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, ताकि आपको अपकमिंग जो भी वीडियोस हैं, जो भी नोटिफिकेशंस हैं, है ना, जो भी पीडीएफ्स हैं, क्लास नोट्स हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिलती रहेंगी। या आप मंजू पीडब्ल्यू यूपीएससी वाला भी डायरेक्ट सर्च करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने देखा न्यायिक समीक्षा, अर्थ महत्व, संवैधानिक प्रावधान, विषय क्षेत्र, 9वीं अनुसूची, न्यायिक समीक्षा। हमने जाना कि हमने अमेरिका से बेसिकली ये लिया है, केस था मार्बरी बनाम मेडिसन, वहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है ना। जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है कि बेसिकली संवैधानिकता और जो वैधता है उसकी जांच करना किसी विधि की। तो क्या हमने इन्हीं सारी चीज़ों की बात की कि अगर विधायिका और कार्यपालिका के किसी आदेश की संवैधानिकता पर निर्णय लेना है, न्यायपालिका की यही शक्ति न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू कहलाएगा। ठीक है, आर्टिकल 13 की भी हमने बात कर ली, 99 संविधान संशोधन की बात कर ली, कुछ क्वेश्चंस हमने देख लिए। यूएस का हमने देखा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, इंडिया का प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। ये जो आपको अंतर है ये जरूर याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन सीधा मेंस का आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा न्यायिक समीक्षा के बारे में हमने देखा, न्यायिक समीक्षा का महत्व क्या है। ठीक है, महत्व में भी हमने क्वेश्चन देखा, संवैधानिक प्रावधान समझे, विषय क्षेत्र हमने देखा कि क्या क्या विषय क्षेत्र होंगे, और भारत का विषय क्षेत्र यूएस के कंपैरेटिवली लिमिटेड होगा। संसद की संप्रभुता पर सीमाएं न्यायिक समीक्षा लगाएगा, ये आधार होगा एक। और हमने यहाँ पर बात की कि 9वीं अनुसूची जो कि पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा शामिल की गई थी, उस वक्त 13 एक्ट को इसमें शामिल किया और एक संरक्षण दिया गया था कि इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं होगी। वर्तमान में ये विषय 282 है, इसको लेकर भी कुछ विवाद रहा। जैसे कि हमने केशवानंद भारती की बात की, हमने वामन राव केस की बात की, हमने कोलो केस की भी बात की। ठीक है, चलिए आगे हमने देखा कि इसके निष्कर्ष क्या क्या रहे, उस पर हमने कुछ चर्चा की और एक मेंस का क्वेश्चन था। उम्मीद है ये सीरीज आपको काफ़ी हेल्प करेगी, है ना, आपको पॉलिटी को समझने में। अगर साथ साथ आप बच्चों मेंस आंसर राइटिंग करते जाएंगे, बहुत अच्छा रहेगा आप सभी के लिए। चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।